बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज 6.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व करना है। 10th की मैथ का बेसिक स्टैटिक्स के बारे में है। तो 10 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट ने एक ख़ास इम्तिहान में ये नंबर हासिल किए हैं। इंग्लिश में 73, उर्दू में 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री में 67 एंड साइंस में 62। इतने मार्क्स उसने लिए हैं। इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर, इन मार्क्स को वेट दिया गया है, मतलब ये कि किस बुक के मार्क्स को कितनी वैल्यू दी गई है। वेट से आप यूँ समझ लो कि वैल्यू दी गई है। तो इंग्लिश के मार्क्स को 4 वैल्यू दी गई है, जबकि उर्दू के मार्क्स को 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। इस तरह 3, 2, 2 ये बिलतरतीब इनके मार्क्स को वैल्यूज़ दी गई हैं। तो व्हाट इज़ द एन एप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, तो सबके एवरेज उनके मार्क्स कितने बनेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, अगर इक्वल वेट्स दिए गए हों, सबको एक जैसी अहमियत दी जाए, तो फिर उनके एवरेज कितनी बनती है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को मैंने उतार लिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट 10 का एक्स वैल्यूज़ जो कि इंग्लिश के 73 मार्क्स थे, उर्दू के 82, मैथ के 80, हिस्ट्री के 67 और साइंस फॉर साइंस के 62 ये मार्क्स दे दिए। और उनकी जो वेट थे वो बता दिए। इंग्लिश का वेट उसने 4 बताया था, और उर्दू का 3, 3 फिर 2, 2 ये वेट्स बताए थे। तो हमने W और X को मल्टीप्लाई करके WX फाइंड करना है, यानी कि उनके वेट्स के साथ मिलाकर उनकी कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, उनका कितना आंसर आता है वो हमने निकालना है। तो ये हमने उनका आंसर निकाल लिया। फिर सबको प्लस किया तो हमारे पास समेशन WX आ गया, यानी कि टोटल उनकी वैल्यू आ गई। तो इधर से जब हमने सिर्फ समेशन W फाइंड किया, सिर्फ वेट्स की टोटल वैल्यू फाइंड की, तो वो 14 आई है। तो अब हमने इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना है समेशन WX, यानी कि ये वाला समेशन WX ओवर समेशन W, यानी कि उनको जमा करके लिखना है। ये जमा किए हुए यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, और नीचे ये वाले जो जमा किए हैं समेशन W वो नीचे आ जाएगा। तो हमने इनको ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड किया, तो 74 हमारी इस तरह से वेटेड मीन आ चुकी है। तो पहले सवाल का आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा है कि लेट इक्वल वेट इज़ 4। अगर हम इक्वल वेट 4 रख लें सबका, तो सबके साथ 4 4 हमें लिखना पड़ेगा। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, साइंस सबके साथ 4 4 लिखना पड़ेगा, और सबको 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सबको जब प्लस कर लोगे तो ये हमारे पास समेशन XW हमारे पास ये 1 4 5 6 आया। इसको ऊपर रखा, और जो नीचे आंसर आया था ये 20, सबको 4 रखने पर इनको सबको प्लस किया तो ये 20 आया। समेशन W को नीचे रखा, तो टोटल को नीचे पर वाले पे डिवाइड किया। डिवाइड करने से 728 हमारे पास ये सब की एक जैसी अगर हम वैल्यू देते हैं, वेट रखते हैं, तो तब हमारा ये आंसर आता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑन आ वेकेशन ट्रिप आ फैमिली बॉट 21.3 लीटर ऑफ पेट्रोल एट 39.9 रुपीज़ पर लीटर। एक छुट्टियों के ट्रिप पे एक फैमिली जाती है, और 21.3 लीटर जो पेट्रोल है वो 39.90 रुपीज़ का उसको मिलता है 1 लीटर के हिसाब से। 1 लीटर 39.90 रुपीज़ का मिलता है। एंड 18.7 लीटर एट 42.90, और जब वो 18.7 लीटर पेट्रोल लेती है तो वो 42.90 रुपीज़ पर लीटर के लिहाज से उनको मिलता है। और फिर दोबारा 23.5 लीटर पेट्रोल वो ख़रीदती है, तो वो 40.90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उनको मिलता है। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। तो मीन प्राइस आपने फाइंड की है
फाइंड करनी है कि कितनी मिलेगी। उनको पेट्रोल मुख्तलिफ हिसाबों से मिला है, किसी जगह पर सस्ता, किसी जगह पर महंगा उनको पेट्रोल मिला है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी सबकी मीन वैल्यू हमें बताओ, यानी कि एवरेज उनको कितने पैसे पे करने पड़े वो हमने बताने हैं। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें 21.3 लीटर जो पेट्रोल था वो 39.90 के लिहाज से इस प्राइस पे उनको मिला था। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास WX आ जाएगा। ये उसकी प्राइस है और ये क्वांटिटी थी, तो टोटल हमारे पास ये आंसर आ गया। अब 18.7 लीटर जो पेट्रोल था वो 42.90 के लिहाज से मिला। तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और डब्ल्यू को, तो WX हमारे पास इसका ये आ जाएगा। तो जबकि 40.90 वाला जो पेट्रोल था वो 23.5 लीटर था। तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया तो इतना हमारे पास टोटल आंसर आ गया। अब समेशन WX हमने फाइंड कर लिया इसका, तो ये आया, और इधर से समेशन W फाइंड किया, यानी कि इन सबको प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आया। अब वही फार्मूला पहले लगाएंगे, वेटेड मीन वाला फार्मूला जो कि 10 में लगाया था, तो हमने ऊपर रखी ये वाली वैल्यू समेशन WX को और नीचे समेशन W को। तो इनके वैल्यूज़ पुट करके अब ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड किया तो हमारे पास इतना इतनी एवरेज आई 41.15 रुपीज़ पर लीटर। तो इस एवरेज के लिहाज से उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्राम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से हमने 3 साल की मूविंग एवरेज मालूम करनी है। तो ये ईयर दिए हुए हैं 2001, 2002, 2003, 2010 तक ये ईयर दिए हुए हैं और उनकी हर ईयर की ये वैल्यू भी साथ साथ दी हुई है। तो हमने मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए 3 सालों की ये तरीका अपनाया जाता है। तो इसमें देखें कि ये ईयर्स दे दिए हैं मैंने सारे यहाँ तक 2010 तक, और यहाँ पर उनकी सबकी वैल्यू दे दी है। ये तो डाटा हमें बुक से मिला है। अब हमने 3 को इकट्ठा करके उनकी मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो इसमें ये है कि ये पहली वैल्यू हमने ली पहले 102, 108 और 130। तो 102, 108, 130 ये पहले हमने वैल्यूज़ ले ली हैं। तो पहले 3 वैल्यू ले ली, इनकी एवरेज निकालनी है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। जब इनको तीनों को प्लस किया तो 340 हमारे पास आंसर आया। तो इनको 3 पर फिर डिवाइड करना, 340 को 3 पर डिवाइड किया तो ये एवरेज इनका आंसर आ गया 113.33। तो ये इनका एवरेज का आंसर आ गया। अब जब अगली दफ़ा हमने वैल्यूज़ लेनी है तो हमने ये पहले ही 102 को छोड़ देना, अगली 3 लेनी है, ये और ये। तो ये तीनों वैल्यू मैंने ले ली हैं, यहाँ तक ये लिख दी हैं। इन सबको प्लस किया तो ये आंसर आया, इनको 3 पे डिवाइड किया तो ये टोटल आंसर आ गया। इसी तरह अब ये वाली जो वैल्यू है वो छोड़ देनी है, तो अगली 3 लेनी है, ये और ये। अगली 3 ले ली, अगली 3 ये आ गई हैं। इन सबको प्लस किया तो 428 आया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 142.67 आंसर आ गया। अब वो छोड़ देनी है जो इसमें शामिल की थी। तो 140 यहाँ से ये 3 वैल्यूज़ हमने ले ली। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पर आ गई, इनको प्लस किया तो इनको 3 पे डिवाइड किया। इसी तरह अगली 3 आप लोगों ने लेते जाना है। लास्ट 2 जो है ना वो बच जाएंगी, वो बची रहने देनी है। इनको प्लस करके 3 पे डिवाइड करके आंसर निकालते जाना है। तो इसे एक मूविंग एवरेज कहा जाता है। इस तरह से हम मूविंग एवरेज फाइंड करते हैं। अब ये सवाल फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूलाई। तो ग्राफ के लिहाज से आपने ये डाटा मालूम करना है और चेक करना है अपने आंसर को फार्मूले से। तो मीडियन, क्वार्टाइल यूजिंग कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नंबर 1 है कि मीडियन चेक करना है और क्वार्टाइल चेक करना है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाकर, और फिर मोड यूजिंग हिस्टोग्राम। मोड को भी चेक करना है हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। ये उसने क्लास बाउंड्रीज दी हैं, यानी कि एक टेबल दिया है, ग्रुप डाटा दिया है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, ये क्लास बाउंड्री दी है। तो इसको हमने यूज़ करना है। इसमें देखें कि ये क्लास बाउंड्री उसने दी हुई है हमें 10 से 20 तक, फिर 20 से दोबारा स्टार्ट हुआ है 30 तक, फिर 30 से दोबारा यहाँ पर भी 30 है। इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दे दिया है। तो हमने उससे क्लास लिमिट बनानी है। तो क्लास लिमिट हम कैसे बनाएंगे, हमें ये 10 का 10 ले लिया और इधर हमने 19 लिखना है ताकि यहाँ पर फिर 20 आ जाए तो अगला नंबर शुरू हो जाए।
तो फिर 29 तक यहाँ पर जाएंगे और फिर 29 के बाद यहाँ से 30 स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कि हमने इस आखिरी वाले में से एक एक माइनस कर दिया और इसमें एक प्लस कर दिया है। तो इस तरह से हमारी चेंज हो गई है। 10 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 29, तो इस तरह से फिर 30, फिर 39, फिर 40, फिर 49, इस तरह से चेंज होगी। तो ये 10 जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर एंड हो और फिर वहीं से स्टार्ट हो, जहाँ पे एंड हो वहीं से स्टार्ट हो, तो इसे क्लास बाउंड्री कहा जाता है। लेकिन क्लास लिमिट वो होती है जो जहाँ पर एंड हो वहाँ से स्टार्ट ना हो बल्कि अगले नंबर से स्टार्ट हो, तो वो क्लास लिमिट होती है। तो इस तरह से ये क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का फ़र्क आता है। उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी भी उसने हमें दी हुई है, बुक में हमें मिल जाती है। ये फ्रिक्वेंसी हमारे ग्रुप डाटा के अंदर दी हुई है। अब इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता है इनको दोनों को प्लस करना और 2 पे डिवाइड करना है। दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो 30 डिवाइड बाई 2 किया तो 15 आया। फिर अगले का 20, 30 को प्लस किया तो 50 आया। 50 को 2 पे डिवाइड किया 25 आया। तो इस तरह से ये हमारे मिड पॉइंट आ गए। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। पहले में 0 प्लस की जाती है, पहली फ्रिक्वेंसी में 0 प्लस करें तो आंसर आ जाता है 2, और दूसरी में जो आंसर आया उसको अगली में प्लस करना होता है। तो 2 को अगली 5 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7। फिर अगले 7 को उससे अगली वाली में प्लस करेंगे तो 7 को 9 में प्लस किया तो 16। फिर 16 को अगली वाली में प्लस करेंगे अगली फ्रिक्वेंसी में। तो इस तरह से आगे आगे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के आंसर आते जाते हैं। तो ये सारे आंसर आ गए। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को और मिड पॉइंट को सामने रख के हमने ग्राफ बनाना है। तो ये यहाँ पर नीचे सारे मिड पॉइंट दे दिए हैं। मिड पॉइंट है 0, 15, 25, 35, 45, इस तरह से ये सारे मैंने मिड पॉइंट दे दिए हैं। और इधर से 0, 5, 10, 15, 20, 25 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो ये याद रखें जब आपने नीचे रखने होते हैं तो उस वक़्त आपने चाहे एक्स एक्सिस के साथ नंबर लगा रहे हूँ या वाई एक्सिस के साथ, तो आपने एक तरतीब के साथ रखते जाना होता है। एक प्रॉपर इंटरवल आपने देते जाना होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25, इधर से ये 15 से मैंने स्टार्ट किया तो 15 के बाद 25, 10 का वक्फा लिया, 10 के से फिर 35, फिर 10 का, फिर 45, फिर 10 का, फिर 55, इस तरह से 10 का मैंने वक्फा लेकर आगे मैं लिखता गया हूँ। तो बहरहाल अब देखते हैं कि हमारा पहले ये ग्राफ बनाना, ये मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है ये ग्राफ पहले हमने बनाना। तो ये ग्राफ कैसे बनाना है, तो हमने देखा कि मिड पॉइंट हमारा 15 है। पहला ये 15 मिड पॉइंट है। तो मैंने ये 15 को देखा, 15 के ऊपर मैंने डॉट लगाया। डॉट मैंने कैसे लगाना है, इधर से 15 देखा और इधर से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखी 2 है। 15 की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 2 है, तो लिहाजा मैंने 2 इधर से ढूंढा। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है। तो 2 को इधर से 2 यहाँ पर आ जाता है और इधर से यहाँ पे आ जाता है। तो लिहाजा ये जो है ना डॉट 2 को शो करता है। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं। तो अगला हमारा मिड पॉइंट 25 है। तो ये 25 मैंने ले लिया। 25 से जब मैं ऊपर गया यहाँ पर, तो इधर से मुझे 7 लेना था। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 7 आई थी। तो 7 जो है ना इधर इस तरफ को गया तो यहाँ पर आती है 7। तो यहाँ से यहाँ पर 5 हो जाती है। फिर ये 6 और ये 7, यहाँ पर 7 तकरीबन बनती है। तो 7 मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया 7 पे। आगे मैंने देखा तो मेरा जो मिड पॉइंट था वो 35 था। तो 35 पे मैं आ गया। तो 35 से जब मैं ऊपर गया हूँ तो 35 से आगे मुझे जाना कितना दूर था, मुझे 16 तक जाना था। तो 35 से मैं 16 तक गया हूँ। तो ये 15 से ऊपर 16 है। तो 16 इधर से को मैं ले आया हूँ ऐसे, ये पेंसिल से लाइनें लगाकर 16 पे आ गया हूँ। तो ये 16 वाला डॉट है। तो उसके बाद आगे मैंने देखा कि मिड पॉइंट मेरा अगला 45 है। तो इधर 45 से मैं ऊपर चला गया। 45 से ऊपर जाकर जब मैंने देखा कि आगे मेरा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी 45 की, 22 थी। तो यहाँ पर इस तरफ ये 20 है, तो यहाँ पर 22 कहीं बनती है। तो ये 22 की मैंने लाइन लगा दी। तो इस तरह से ये मुझे डॉट मिल गए। ये सारे डॉट जो है ना आपस में मैंने जोड़ दिए, तो यूँ ये है ना ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ की मदद से, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसकी मदद से हमने आगे अपने आंसर फाइंड करने हैं। जब हमारा ग्राफ बन गया है तो हमने अब Q1, Q2, Q3 और Q4 निकालने हैं। Q1 का ये फार्मूला है 1n/4। 4 का मतलब है कि पूरे डाटा को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो 1 का मतलब है कि पहला हिस्सा, n का मतलब है कि जितनी हमारी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई थी वो 27 आई थी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी।
तो अब अगर हम पहला हिस्सा उसका देखना चाहते हैं टोटल कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का, तो हमें 4 पर उसको डिवाइड करना है, तो 6.75 इसका आंसर आता है। तो Q1 जो है वो चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा मतलब ये है कि वो 100 में से 4 पार्ट अगर 100 में से निकालते हैं तो वो 25 बनता है। तो 25 हिस्सा मतलब ये कि चौथा हिस्सा अगर देखते हैं तो 25 बनता है। तो 25 वाला हमने देखना है। तो 6.75 अगर हम देखें तो ये 5 है, तो यहाँ पर ही 6.75 भी इसी लाइन पर ही बनता है। तो इस लाइन को यहाँ पर इस तरफ को लेकर जाते हैं, तो फिर वापस यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें मिड पॉइंट का 25 आंसर आता है, जो कि हमारे टोटल में से 25 हिस्सा 25 है, यानी कि 4th पार्ट है, चौथा हिस्सा है। यूँ कह दो कि 25% है। तो अब ये इसे Q1 कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल इसे कहेंगे। उसके बाद सेकंड क्वार्टाइल है, तो यहाँ पर मैंने सेकंड का 2 लिख दिया, और फ्रिक्वेंसी टोटल जो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो n वही की वही रही, 4 नीचे 4 पे डिवाइड करना है। तो इसको और इसको अगर काटते हैं तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, बाकी 4 2 2s आर 4 2 रह जाएगा, और n हमारी वही 27 है। 27 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारा 13.5 आंसर आया। 13.5 अब हाफ पे चला जाता है तकरीबन। ये 50% डाटा का हो सकता है। तो 50% डाटा का इधर से देखो कि यहाँ पर आता है हमारा 13.5 कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे आता है। इधर से हम यहाँ पर गए तो इसने ग्राफ को यहाँ पर टच किया, तो ग्राफ से हम जब वापस नीचे उतरे तो हमने देखा कि यहाँ पर ये आकर हमारे मिड पॉइंट वाली लाइन को यहाँ पे आकर मिल रही है। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 32.5 आंसर आएगा इसका, जो कि टोटल का हाफ बनता है, यानी कि 65 टोटल था, या टोटल जितनी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी थी 27 थी, तो उसका हाफ यहाँ पर आ चुका है। यानी कि मिड पॉइंट का अगर देखते हैं तो 65 का हाफ जो है वो 32.5 बनता है, तो वो यहाँ पर बनता है। तो उसके बाद ये इसका नाम Q2 है, इसी से का नाम Q2 है। अब Q3 हम देखते हैं तो 3n/4 है। तो 3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करो और 4 पे डिवाइड करो, तो आंसर 20.25 आता है। 20.25 को जब हमने ग्राफ पे देखना है तो इधर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20.25 लाई करेगा। ये है 20.25 यहाँ पर ही लाई करेगा। तो इसको ग्राफ के साथ यहाँ पर टच किया, और टच करने के बाद जब हम वापस लेकर आए तो ये यहाँ पर आता है, जो कि आई थिंक 45 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 42 शायद हो, या फिर 41। इसका हाफ देख लें कितना बनता है। यहाँ पर 75% डाटा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा Q3 के अंदर। तो Q4 जो होता है वो टोटल डाटा होता है 4/4। तो 27 का 27 4 से कट जाएगा, 27 आएगा। तो टोटल डाटा जो है ना वो उसमें आएगा, यानी कि 27 जो फ्रीक्वेंसी है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी वो पूरी कवर होगी। तो इधर से आपने 25 का जब आप ग्राफ बनाओगे इधर, तो यहाँ पर भी वो पूरा एंड पे आकर टच करेगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। तो इस ग्राफ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मिसिंग है ग्राफ, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से बनाएं तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपका ग्राफ पूरा बनेगा। तो इस तरह से जो डॉट से मिलाकर ग्राफ बनाया जाता है उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था, और उसमें से उसकी मदद से Q1 Q2 और Q3 निकालने थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। आप Q4 भी निकाल सकते हैं, उसमें पूरा डाटा शो होने लग जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, मोड यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करके हमने मोड बनाना है। अब हमने मोड फाइंड करना है, और मोड हिस्टोग्राम से फाइंड होता है। हिस्टोग्राम अगले पेज पर बनाई है इसकी। तो यहाँ पर देखें इसकी हिस्टोग्राम, ये मैंने हिस्टोग्राम बनाई है। हिस्टोग्राम के लिए हमें एक तरफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली, जो कि फ्रीक्वेंसी इसकी थी 2 से स्टार्ट होती थी और 9 तक जाती थी। तो मैंने 0 फिर 5 10 15 20 25 30 ये फ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा ले लिया।
फ्रिक्वेंसी के लिए वर्टिकल एक्सिस में वाई एक्सिस पे ले लिया और इधर से क्लास बाउंड्री ली। क्लास बाउंड्री उन्होंने खुद ही हमें दी हुई थी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये क्लास बाउंड्री उन्होंने हमें दी हुई थी। तो नीचे हमने क्लास बाउंड्री रख ली। अब देखते हैं कि पहले 10 से लेकर 20 तक जो उसने क्लास बाउंड्री में हमें फ्रिक्वेंसी बताई है वो 2 बताई है। तो 2 अगर देखते हैं तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस 2 के सामने ये मैंने लगा दिया ऐसे, इसको एक हमने बार बना दिया। उसके बाद 20 से 30 तक जो फ्रिक्वेंसी है हमारी वो 5 आती है। तो ये 5 फ्रिक्वेंसी मैंने बना दी, लिख दिया यहाँ पर, और इधर से ये इसके सामने बिल्कुल आ रही है 5 के सामने फ्रिक्वेंसी। उसके बाद 30 से 40 तक जो क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी आती है वो 9 आती है। तो ये 9 मैंने इसकी ये बार 9 तक खींचा और इधर से देखते हैं तो ये 9 को टच हो रहा है, तो 9 तक ये बार बना लिया। उसके बाद 40 से 50 तक जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 है। तो 6 फ्रिक्वेंसी हमने देखी, और 6 फ्रिक्वेंसी को देखें तो यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे उमूमन 6 यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 के सामने उसका निशान लगा दिया। तो उसके बाद 50 से 60 तक फ्रिक्वेंसी 4 है, 4 बनती है। तो 4 जो है वो यहाँ से 5 से कुछ छोटा है, तो नीचे ये यहाँ पर नीचे हो गया। फिर 1 फ्रिक्वेंसी बनती है, तो 1 इसके सामने है, तो इसका ये छोटा सा बार ग्राफ बन गया 60 से 70 तक। तो इस तरह से इस तरफ फ्रिक्वेंसी लेने से, इस तरफ क्लास बाउंड्री लेने से हमारी हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गई, जो कि हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा है। दूसरा सवाल का दूसरा पार्ट है 13 क्वेश्चन का। तो ये दूसरा पार्ट ये वाला सॉल्व हुआ है, और पहला पार्ट जो है वो इधर हमने सॉल्व कर लिया है, उसकी हमने हिस्टोग्राम बना लिया है। तो तीसरे क्वार्टाइल तक मैंने निकाली हुई है, चौथा क्वार्टाइल भी आप लोग निकाल सकते हैं। 27 पूरा का पूरा डाटा है, तो 100% डाटा उसके अंदर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर और भी तफसील चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको मज़ीद तफसील से मैं समझा दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।